डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं इकरा हारिस। मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद मुल्की सियासत एक बार फिर जोड़ तोड़ और सियासी हलचल की जद में है। तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है और हुक्मरान इत्तेहाद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली की कोशिशों में सरगर्म हो चुका है। इतलात है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी गंडापुर हुकूमत के खात्मे की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और इस मकसद के लिए हुकूमती इत्तेहाद को सिर्फ 20 वोट दरकार है, जिसके लिए उन्होंने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 35 आज़ाद अरकान असम्बली से राब्ते तेज कर दिए हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मामला नहीं, पंजाब में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं। नून लीग पंजाब असम्बली में PTI के 26 MPs को डी-सीट करवाने के लिए सरगर्म है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने उनके खिलाफ बाकायदा रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया है। दूसरी जानिब यह खदशा भी बढ़ता जा रहा है कि 8 अगस्त से पहले तहरीक इंसाफ के दर्जनों अरकान असम्बली 9 मई के मुकदमात के तहत नाअहल हो सकते हैं। इन सियासी चालों और दबाव के दरमियान एक बार फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की खबरें ज़ेरे बहस आ गई हैं और दावा किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासी तनाव को कम करने के लिए बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पैट्रन इन चीफ तहरीक इंसाफ इस मुलाकात पर राजी होंगे, क्योंकि वो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि अगर बात होगी तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होगी। दूसरी जानिब PTI ने अशूरा के बाद तहरीक का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल फिर ये है कि क्या तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो कोई मौसर तहरीक चला सके और क्या आवाम इस तहरीक का साथ देंगे। एक और अहम पेशरफ्त यह है कि 1.5 साल की ताखीर के बाद अब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी हो गया है और इस सब में इलेक्शन कमीशन का अमल दखल खासा अजीब है और दिलचस्प भी, क्योंकि ये वही इलेक्शन कमीशन है जो 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद से गुरेजा रहा, मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन भी नहीं करा सका और जब कराए गए तो वो इलेक्शन तारीख के बदतरीन इलेक्शन साबित हुए। KP असम्बली में सेनेट इलेक्शन के बगैर ही सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत सबकी तैनातियां हुई। लेकिन अब जैसे ही फैसला तहरीक इंसाफ के खिलाफ आया तो इलेक्शन कमीशन हर काम फौरी से पहले कराने के लिए सरगर्म अमल है। आज के डायलॉग में इन्हीं तमाम इशूज़ पर बात होगी। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन साहब। बहुत शुक्रिया रऊफ साहब आपके वक्त का। सर, गंडापुर साहब की जो हालिया सख्त तनकीद है वो किस तनाजुर में है? क्या ये पार्टी पॉलिसी है, उनका ज़ाती बयान है? क्योंकि इसकी टाइमिंग खासी अहम है, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि KP असम्बली के अंदर अब्द-ए-एतमाद की बातें चल रही हैं, तो क्या ये बौखलाहट हम इसे कह सकते हैं जो डायरेक्ट इदारों की बात वो कर रहे हैं? थैंक यू इकरा। पार्टी की पॉलिसी जो है वो डायलॉग की है, हम बातचीत करना चाहते हैं और ये मेरा ख्याल है कि बार बार हमने कहा है। बाकी रियासत के जो की रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो PTI के साथ सलूक रवा रखा गया है उसकी अपनी कंपल्शंस होती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते उसको रिस्पॉन्ड भी करना पड़ता है। तो ये सारा एक मिक्स होता है बेसिकली, जिस किस्म के हालात क्रिएट किए जाते हैं उन हालात की मुनासबत से आप लोगों ने अपने रिस्पॉन्सेस जो हैं वो भी मुरतब करने होते हैं। और यही जो अलीमीन गंडापुर साहब ने भी कहा है, बेसिकली जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में ये सब कुछ हुआ है और उसमें अगर आपने सारी उसकी रुदात देखी है तो वहाँ डायलॉग की बात हुई है, वहाँ नेगोशिएशंस की बात हुई है, वहाँ पुरअमन तरीके से मामला को हल करने की बात हुई है। तो यही पार्टी की पॉलिसी है और इसी के मुताबिक हम आगे चल रहे हैं। सर, आप बचा फरमा रहे हैं कि अगर आपकी पार्टी की ये पॉलिसी है तो गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला और एक अहम इंटीग्रल हिस्सा जो पार्टी का फ़िलहाल इस सिनेरियो में माने जा रहे हैं, तो दो जब कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर सामने आएंगे तो इससे आपके डायलॉग प्रोसेस को नुकसान नहीं होगा? देखिए, अगर आप इस तरह से नेट पिकिंग करना चाहती हैं तो फिर आप ये भी देखिए कि KP का गवर्नर क्या कह रहा है। आप ये भी देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से क्या वाइब्स आ रही हैं। आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो मिनिस्टर्स तक हैं और जो उसके कारिंदे हैं वो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, या पीपल्स पार्टी है इनकी बाकी जितने भी हैं। तो फिर निक पिकिंग करने की बात होती है तो फिर सबको करना चाहिए। मैंने अर्ज किया कि जो हमारी ओवरऑल पॉलिसी है वो पॉलिसी है बातचीत की, ओवरऑल पॉलिसी है पुरअमन एहतजाज की, क्योंकि हमारे ऊपर जो बाकी दरवाजे हैं जो जो, जो जहां हम रेमेडी अपनी तलाश कर सकते थे वो तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। खासकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अब अदलिया जो है वो कम्प्लीटली उसको बैरी कर दिया गया, दफन कर दिया गया है। तो वहां से आप इंसाफ की कोई तवक्को नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर उनकी जुबान पे कोई तुर्शी आई है तो वो कोई गैर मुनासिब बात नहीं है। और सर, हुकूमत के मुताबिक फ़िलहाल तो दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट कि वो अदम एतमाद का नहीं सोच रहे। हालांकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है और KP असम्बली में तकरीबन 50 से ऊपर तादाद है। आज़ाद अरकान को जब चाहें वो साथ में ला सकते हैं।
लेकिन फिलहाल वो कर भी सकते हैं ऐसा, ये ऑप्शन आप लोगों के पास ज़ेरे गौर है, क्योंकि मौलाना से भी मुलाकातें हुई हैं और ऑब्वियसली इस पर भी बौखलाहट पीटीआई के अंदर मौजूद होगी। आपकी स्टेटमेंट ये है कि जी वो आज़ाद अरकान है और उनको जब चाहे वो मिला सकते हैं, वो बिकाऊ माल नहीं है बीबी। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए इस किस्म की स्टेटमेंट देने से पहले। वो पीटीआई के मेंबरान है, वो माने या ना माने आपका जो इलेक्शन कमीशन है, वो माने ना माने आपकी अदालत जो है, जो कि हैंडमेडन है एग्जीक्यूटिव की इस वक्त, वो माने ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि जिसने भी पीटीआई को छोड़ा है वो सियासी जनाजे लेके अपने फिर रहा है। तो इतना आसान काम नहीं कि आप इतनी आसानी से उनको कह दें जी कि जब जल्दी चाहे मिला सकते हैं। करें, कोशिश करें। पिछले 3 साल से पीटीआई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पहुंचे हैं ये लोग। मतलब इस मुल्क का जो बहुलिया वो बिगाड़ के रखती है, इस मुल्क का आइन तबाह कर दिया, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जैसा कि मैंने पहले कहा है, आपने अदलिया को दफन कर दिया है। ये तो हथकंडे हैं जिनको जो कि हुकूमत को इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं पीटीआई को दबाने के लिए, पीटीआई को खत्म करने के लिए। पीटीआई अभी भी मौजूद है, हमारे अरकान कोई बिकाऊ माल नहीं है कि इस तरीके से जब चाहेंगे हुकूमत उनको अपने साथ ले जाएगी। ये गैर मुनासिब स्टेटमेंट है। सर, आपका अपना मौक़िफ़ है, आप वजह फरमा रहे हैं गैर मुनासिब है तो गैर मुनासिब सही, बट हमारे माजी में तो अपने ऐसा देखा है कि चाहे वो कोई भी जमात हो, फ़िलहाल तो पीटीआई प्रेशर में है, लेकिन इससे पहले भी माजी में और बहुत सी जमातें हैं जो इस तरह के टैक्टिक्स का शिकार हो चुकी हैं। एनीवेज सर, मखसूस नशस्तें आप लोगों के हाथ से गई, डू यू रियली बिलीव कि कानूनी हिकमत अमली में कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई भूल चूक थी, या फिर आप लोगों को एक्सपेक्टेड था कि फ़ैसला ऐसा ही आएगा? देखिए इकरा, जो आप हालात थे, जिस तरह से हमारे खिलाफ मुख्तलिफ कोर्ट्स की जजमेंट्स आ रही थी, उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के जहन में शायबा भी होगा शक का कि जी फैसला क्या आना है। बिल्कुल हम यही फैसला एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि हमने एक इंटेंशन ली हुई है कि हम अदलिया का दरवाजा खटखटाते रहेंगे, क्योंकि ज़मीर कभी जुम्बिश भी कर सकता है, कभी स्टर भी कर सकता है, तो शायद उसमें कुछ हो जाए। और अभी ये देखिए, 4 हमारे जो हमारे कारकुनान हैं, उनको 10-10 साल की कैद सुनाई गई थी, और वो हाई कोर्ट ने ही उनको चारों को जो है शहादत ना होने की कॉन्टेक्स्ट में उनको आज़ाद किया है। तो ये एक अच्छा फैसला है। हम फील करते हैं कि और ऐसे अच्छे फैसले आएंगे जो कि इंसाफ और कानून के तकाजों के मुताबिक होंगे। अगर इंसाफ और कानून के तकाजों को मद्देनजर रखा जाए तो हमारा कोई कारिंदा, कोई लीडर, खान साहब इन पर्टिकुलर, वो जेल में नहीं होना चाहिए, उनको जेल से बाहर होना चाहिए। लेकिन शायद उस दहश तक पहुंचते पहुंचते मेरा ख्याल है हमें अभी वक्त लगेगा, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। हम जो भी हमारे पास ऑप्शंस मौजूद है इकरा, हम उनको वहाँ दरवाजे खटखटाते रहेंगे, वहाँ अपना केस लेके जाते रहेंगे। और आप ये समझते हैं कि मुहर्रम के बाद जो तहरीक शुरू होने की बातें हो रही हैं, फ़िलहाल पीटीआई इस स्ट्रक्चर में मौजूद है जिसमें कारकुनान का हौसला भी है, एक तंजीमी स्ट्रक्चर मजबूत चाहिए, और अगर आप लोग वाकई मुहर्रम के बाद तहरीक चलाने का सोच रहे हैं तो कब और कैसे ये तहरीक शुरू होगी? देखिए, अभी तो तहरीक की बात तो खान साहब ने कहा है कि जी मुहर्रम की बात, आशूरा के बाद, उसके बाद जो उसके जो खदोखाल है, सबसे बड़ा क्राइसिस ये बना हुआ है कि खान साहब से मुलाकात की इजाजत ही नहीं दे रही। कल भी हमारे जो कल कोई 32वां हफ्ता था लगातार कि हमारे जो सियासी कायदीन है उनको मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। तो लाजमी बात है कि ये जो इसके खदोखाल हैं, जो तरकीब दिए हैं उन लोगों ने, जो कि जिनको खान साहब ने डेजिग्नेट किया था, तो खान साहब के पास लेके जाना है, उनकी अप्रूवल लेनी है, और उसके बाद तहरीक का आगाज करेंगे। लाजमी तहरीक तो आगाज करने के बारे में तो उन्होंने फरमा दिया, वो होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन खदोखाल जब तय हो जाएंगे अशूरा के बाद तक, तो उसके बाद हम, मेरा ख्याल है कि इनको अगर खान साहब की अप्रूवल हो जाती है तो फिर हम आपको पब्लिक भी करेंगे, आपको भी पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक। और कल से खबरें आपने भी सुनी होंगी, मियां नवाज शरीफ का नाम सामने आ रहा है कि वो सियासी इख्तलाफात कम करना चाहते हैं। आपको लगता है पहले जैसे वो बनी गाला गए थे फिर जाएंगे मिलने और बानी से कुछ बातचीत हो सकती है? कुछ ऐसा सिनेरियो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, जब भी तहरीक की बात होती है ना हमारी तरफ से, तो डिसइंफॉर्मेशन का एक तूफान जो है वो आ जाता है। पता नहीं क्या क्या, ये भी एक उसी डिसइंफॉर्मेशन का एक हिस्सा है। नवाज शरीफ साहब की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उनके जो कॉलीग्स हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और वो कहें जी कि हमने, कि वो मिलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। दिस इज नथिंग बट पार्ट ऑफ अ मैसिव डिसइंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड। तो अगर वो मिलना चाहते हैं तो भेजें, दरख्वास्त भेजें, उसके ऊपर हम उसको कंसिडर कर लेंगे। आई डोंट बिलीव कि ये इस किस्म की और भी बहुत सारी, मतलब मैं आपको इसी किस्म की रूमर्स जो हैं वो बता सकता हूँ, लेकिन वो वक्त का ज़्या होगा, इसलिए मैं इन चीज़ों के ऊपर कान नहीं धरता यूजुअली।
बिल्कुल सही। और हालिया दिनों में पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात की खबरें थीं, आती तो हमेशा रहीं, लेकिन अब कुछ ज़्यादा आ रही हैं। अलीमा खान का नाम लिए बगैर गंडापुर साहब की तनकीद, जुनेद अकबर भी मायूस मायूस नज़र आते हैं। डू यू रियली थिंक कि इख्तलाफात हैं इस नहज पर पार्टी के अंदर, या फिर ये भी आप एक स्पेकुलेशन समझते हैं? परसों हमारी पार्लियामेंट्री पार्टीज की पंजाब और केपी और बाकी लोग भी जो है वो इकट्ठे हुए थे, तमाम लोग इकट्ठे हुए थे केपी हाउस में, और वहां सब लोगों ने तकरीरें की हैं। सब लोगों ने पार्टी यूनिटी की बात की है, खान साहब के पीछे यूनाइटेड होने की बात की है, एक आवाज में खान साहब का मैसेज आगे ले जाने की बात की है। तो अगर कोई आरा थी, मुख्तलिफ थी, तो मेरा ख्याल है कि परसों के बाद वो बेरी हो गई हैं, वो दफन हो गई हैं। एक यूनाइटेड पार्टी है, खान साहब की लीडरशिप के पीछे किसी को कोई आयोटा भर जिसे कहते हैं कि वो डाउट नहीं है, और वो तमाम लोग जो हैं वो उनकी लीडरशिप के पीछे यूनाइटेड हैं और इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में एक देखिए आरा होती हैं, हम अपने पार्टी फोरम्स के ऊपर भी जब बातचीत करते हैं तो मुख्तलिफ आरा सामने आती हैं। हाँ, इन आरा को अगर कंफ्लिक्टिंग आरा हो तो फिर उनको पब्लिक फोरम के ऊपर नहीं ले जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद ये गलती हमारे कुछ लोगों से हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि अब वो दोबारा रिपीट होगी या बाहर लेके जाएंगे। हम अपने जो हमारे पार्टी के फोरम्स हैं उनके ऊपर इन मामलात को हम बड़ी खुश उस्लूबी से हल कर लेते हैं। और सर 9 मई के केसेस में अचानक तेजी आ जाना आपके ख्याल में किस जानिब इशारा है? क्योंकि पीटीआई की जो कानूनी टीम है और जो सियासी क़यादत है, कोई हिकमत अमली आप लोगों के पास भी इस पे मौजूद है? क्योंकि अगर ये केसेस का फैसला होता है तो ऑब्वियसली बहुत से रहनुमा खतरे में है। देखिए जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही गैर कानूनी और गैर आईनी हुक्म दिया था कि 4 महीने में तमाम केसेस जो हैं उनके ऊपर फैसले आप फाइनलाइज करें। तो कानून के कॉन्टेक्स्ट में ये होता नहीं है, क्योंकि हर केस के अपने मेरिट्स होते हैं और वो उन्हीं मेरिट पर लड़ा जाता है, और जो वकला होते हैं वो भी उन्हीं मेरिट्स के ऊपर इसको लेके जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां मामला 6 महीने में तय हो जाता है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहां मामला 6 साल तक तय नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो इंजंक्शन था ये गैर आईनी और गैर कानूनी था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि ये सुबॉर्डिनेट जज साहिबान है, इसलिए वो उसके मुताबिक उन्होंने इन केसेस की फाइनलाइज करने में जल्दी कर रहे हैं, जो कि कानून की वायलेशन है। तो हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि अभी मैंने 4 केसेस का जिक्र किया है, कि इन लोगों ने तो जूनियर कोर्ट्स ने तो उनको सजा दे दी थी, लेकिन जब हाई कोर्ट में गया है तो वो मामला वहां सस्टेन नहीं कर सका। तो इन तमाम केसेस में कोई जान नहीं है, कोई सख्त नहीं है। तो ये तमाम जब हाई कोर्ट्स में चैलेंज होंगे तो आप देखेंगे कि ये तमाम मट्टी की तरह बह जाएंगे, बिल्कुल इनमें कोई जान नहीं है खड़े होंगे। और सर इस बात का कितना खतरा आपको महसूस होता है कि उमर अयूब को हटा दिया जाएगा और कोई नया ऐसा ऑपोजिशन लीडर आ जाएगा जो तमाम तरीके से वो जो आगे आने वाले मामलात हैं जिसमें इलेक्शन कमिश्नर है या और बहुत से हैं वो ऐसे तरीके से हल हो जाएंगे? क्योंकि उमर अयूब तो नहीं करेंगे ये। उमर अयूब क्यों नहीं करेंगे? अगर हुकूमत जो है वो अपना रोल आइन और कानून के मुताबिक प्ले करे तो उमर अयूब क्यों नहीं करेंगे? उमर अयूब ने तो खुद लेटर लिखा था। अब कौन बैठा हुआ है उसके ऊपर? हुकूमत। उमर अयूब साहब नहीं बैठे हुए। उमर अयूब साहब ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं की है। उमर अयूब साहब तो अर्ज कर रहे हैं कि जी आइन और कानून के मुताबिक जो आप प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। हुकूमत वक्त नहीं करना चाह रही, क्योंकि सिकंदर सुल्तान जैसा करप्ट आदमी शायद उनको और कोई मिल नहीं रहा जो कि इलेक्शन कमीशन को वैसे चला सके जो जैसे इस शख्स ने पिछले 4-5 साल में चलाया। भी मसला जो है वहां पिन पॉइंट किया करे ना। उमर अयूब साहब ने कहा ऑब्स्ट्रक्ट किया उस प्रोसेस को? हम तो चाहते हैं कि एक्सपीडाइट हो, फौरी तौर के ऊपर इसको रिप्लेस किया जाए। हम तो इसमें अपना नो कॉन्फिडेंस बारहा एक्सप्रेस कर चुके हैं। सर बट अगर ऑपोजिशन लीडर हुकूमत जोड़ तोड़ करके अपना ले आती है तो फिर पीटीआई ने कुछ सोचा है कि क्या करेंगे? देखिए, ऑपोजिशन लीडर कैसे हुकूमत ला सकती है? वो उस वक्त लाएगी ना जबकि ऑपोजिशन, मतलब हम जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, हमारी जगह कोई और लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी बनेगा, तो उस वक्त तक इंतजार कर लीजिए। हाँ, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से गैर आईनी और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करके लाना चाहते हैं तो वो करके देख लीजिए। जो ये केपी हुकूमत भी बदलने के लिए यही गैर आईनी और गैर कानूनी हरबे इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं। मसलन गवर्नर जो केपी है वो भी धमकियां दे रहा है कि जी हम जब चाहें हुकूमत बदल सकते हैं। भाई बदल सकते हैं तो बदले, लाए मेजॉरिटी शो करें ऑन द फ्लोर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। और सर पंजाब के अंदर आपके ख्याल में पार्टी हमें ऑब्वियसली उस तरह तो फाल नज़र नहीं आती जिस तरह माजी में नज़र आती रही है। 26 अरकान के खिलाफ आपके रेफरेंस फाइल हो चुका है, जिसके बदले में आप लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि वहाँ से आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, जो भी हम रेफरेंसेस फाइल कर रहे हैं वो बड़े रैशनल और लॉजिकल हैं, उनमें इंसाफ हमें मिलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स जो है वो सबऑर्डिनेट
26वीं आईनी तरमीम के बाद कोर्ट्स की हैसियत क्या रह गई? कोर्ट्स की हैसियत ये है कि क्योंकि जुडिशल कमीशन में हुकूमत की न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है, इसलिए वो उस मेजॉरिटी को एक्सरसाइज करके अपनी पसंद के जजेस जो हैं वो ला रही है। अपनी पसंद के जजेस इसलिए ला रही है ताकि अपनी पसंद के फैसले हासिल किए जा सके। तो ये हो रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं आपसे कि उसमें अदलिया, आजाद अदलिया का जो कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में, और जो डाइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर की रियासत खड़ी है, वो तबाह हो चुका हुआ है, वो दफन हो चुका हुआ है। अब रियासत जो है वो 3 पिलर्स के ऊपर नहीं खड़ी बल्कि सिर्फ एक पिलर के ऊपर खड़ी है, और वो है एग्जीक्यूटिव। अदलिया भी दफन हो चुकी हुई है, और जो लेजिस्लेचर है वो हमेशा एग्जीक्यूटिव की घर की बांधी रही। तो अनफॉर्चुनेटली इट्स अ वॉबली स्ट्रक्चर एट दिस मोमेंट इन टाइम, लेकिन वक्त आने के ऊपर जबकि कोई जमहूरी हुकूमत इस मुल्क में आएगी तो मेरा ख्याल है कि इन तमाम कवानीन को रिवर्स करना पड़ेगा, और जो आइन को उसका लेटर एंड स्पिरिट के तौर के ऊपर उसको दोबारा इम्पोज करना पड़ेगा इसके मुल्क के ऊपर, और उसमें आजाद अदलिया एक पिवटल हैसियत रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है रियासत का वो आजाद अदलिया होती है, जो इन्होंने अपने ये ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए उसको 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उसको उसकी शक्ल बिगाड़ दी। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका रऊफ हसन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं मुहर्रम की बात, क्या वाकई हम कुछ ऐसी तहरीक पीटीआई से एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कुछ चेंज खुद पीटीआई के लिए लेकर आ सके। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा है नून लीग के और वफाकी वजीर हैं तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये अभाम है, स्पेकुलेशन है, या आप इसको ऐसी खबर कहेंगे जो बाउंस बैक हो सकती है कि शायद मियां नवाज शरीफ सियासी कशीदगी में कमी चाहते हैं और वो बानी पीटीआई से जेल भी जाकर मिल सकते हैं, इसमें कोई सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के कायद भी हैं, पार्टी प्रेसिडेंट हैं, 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक इंतहाई ज़ीरक सियासतदान है। पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल हालात में मियां नवाज शरीफ साहब ने बाग दौड़ संभाली है, माजी में भी और अब भी। मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर ज़ाहिर है उनकी बड़ी बारीक बीनी से उनकी एक नज़र है, और अगर वो अपने इस तजर्बे की बुनियाद के ऊपर और अपनी वो पोजीशन जो, जिस तरह मैंने कहा कि 3 दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और अवाम के साथ जो उनका एक कनेक्शन है, वो जो भी फैसला करें मेरा ख्याल है इस मुल्क के लिए बेहतर होगा। बाकी हमारी पार्टी तमाम मियां नवाज शरीफ साहब की सरबराही में, और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आपको मनाजिर याद होंगे कि बजट इजलास के दौरान शहबाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लेके गए अपोजिशन बेंचेस पे, अपोजिशन रहनुमाओं से हाथ मिलाया, उन्हें कहा कि बातचीत के जरिए मामलात आगे बढ़ने चाहिए और हम बातचीत पर यकीन रखते हैं। तो ये वो आप ये कहें कि सोच है जो गवर्नमेंट की भी है, हमारे तहाजियों की भी है, कि हम इन तमाम मामलात को खुश असलूबी से बातचीत के जरिए अफाम तफहीम से आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हम सब की सोच है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को भी एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए। जो बयानात इस वक्त आपको CM KP की तरफ से नज़र आ रहे हैं वो इंतहाई इंतशारी बयानात हैं। पिछले 2 जो उन्होंने बातें की हैं कि हम मुसल्लह होके आएंगे, बंदूकें लेके आएंगे, और कल जो जिस तरह उन्होंने कहा मैं चैलेंज और फलाना, खैर इनके बयानात की अहमियत तो नहीं है, क्योंकि माजी में भी इन्होंने बहुत सारे चैलेंज किए और हमेशा जनाब अपनी कमिटमेंट से वो भागे, अपने कारकुनों को और गाड़ियाँ छोड़ के भागे। वो सबको पता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ माहौल को ख़राब करने की बात कर रहा हूँ। अमली तौर पे ना उन्होंने कुछ करना है और ना माजी में उन्होंने कुछ किया है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप इस तरह के बयानात के ज़रिए जो धूल उड़ाते हैं और जो आप ये कहें कि सियासी माहौल को ख़राब करते हैं, उसका मुल्क इस वक्त कतई तौर पे मुतामिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान बन चुका है। पूरी दुनिया की नज़रें आपकी तरफ हैं। वो पाकिस्तान को न सिर्फ रीजन में, पूरी बैनुल-अक़वामी दुनिया में एक मुख्तलिफ पोजीशन जो है वो अल्लाह ने अता की है। आपका वेट, आपका कद काठ पूरी दुनिया में बड़ा है और आपका स्टेटस चेंज हुआ है, मैं समझता हूँ एज ए पाकिस्तानी। तो इन हालात में हमें इंटरनल सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि बैनुल-अक़वामी तौर पे आप कद काठ आपका बढ़ रहा हो और
यहाँ पे लोग आपकी टांगें खींच रहे हो, इंटरनल सिक्योरिटी को सर खराब लेकिन कर रहे जो हो, मियां साहब वाली सियासी तौर पे खबर बिल्कुल अदम ठीक, इस्तेहकाम और आप तकसीम पैदा बड़ा कर रहे वजह हो, फरमा रहे हैं उसकी सर, इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जो मियां नवाज शरीफ साहब की सियासी कशीदगी में कमी का रोल, खुद हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, उस पर अभी सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जी खान साहब का क्लियर पैगाम है कि हमें चाय पीने का तो शौक़ नहीं है और फैसला सड़कों पर होगा, यानी कि पीटीआई बिल्कुल तैयार है कि मुहर्रम के बाद वो सड़कों पर आएगी। तो फिर सर अगर वो सड़कों पर आती है फिर हुकूमत किस तरह डील करेगी? ऑब्वियसली फिर बातचीत तो नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माजी रहा है और एहतजाज के नाम के ऊपर जिस तरह उन्होंने इंतशार और फितना और फसाद फैलाया है, उसे सामने रखते हुए कतई तौर पे मैं नहीं समझता कि उनसे ये तवक्को की जा सकती है कि वो आइंदा सियासी एहतजाज के ऊपर दोबारा जो है वो उसी तरह की फितना अंगेजी नहीं करेंगे। और जिस तरह के मैंने आपको केपी के सीएम के बयानात का भी हवाला दिया, तो अब भी जो एहतजाज की बात कर रहे हैं उसमें दोबारा इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि वो पहले की तरह फितना फसाद इंतशार जलाओ गहराओ करेंगे। और मैं फिर आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान के मौजूदा इंटरनल एंड एक्सटर्नल तमाम हालात को मद्देनजर रखते हुए किसी को भी सियासत के नाम के ऊपर फितना फसाद फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये गवर्नमेंट का अटल फैसला है और ये बड़ा आप ये कहें कि वक्त की ज़रूरत है कि हम मुल्क को अंदरूनी तौर पर मजबूत करें, ना कि रियासत को चैलेंज करें, रियासती इदारों को चैलेंज करें और सियासत के नाम के ऊपर सड़कों पर आग लगाएं, सरकारी और निजी अमलाक को जलाएं और उसके बाद कहें कि ये जी बड़ा एक पुरअमन सियासी एहतजाज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस डगर पे रही तो मुझे कहने में कोई आर नहीं है कि वो अपनी सियासी स्पेस मजीद कम करेंगे। और जो बयानात मैंने आपको बताए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन इंतशारी लीडरों के, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते। वरना ये जो बड़े बड़े उनके किंग कॉन्ग लीडर बने हुए हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से गया, ये इमरान खान की इजाज़त के बगैर छींक नहीं मार सकते अगर इमरान खान बाहर हो। तो इसलिए इनकी सारी चौधराहट और लीडरी सारी फारिग होती है। इसीलिए ये वो बयानात देते हैं कि जिससे इमरान खान की रिहाई मज़ीद उसमें मुश्किलात पैदा हों और इमरान खान की जो सियासी स्पेस है वो भी ख़त्म हो। तो ये वो लगे हुए हैं अपने मिशन पे। अगर ये इमरान खान को या उनकी बहनों को या तहरीक इंसाफ को नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्या कह सकता हूँ कि क्या किस नंबर के चश्मे उन्होंने पहने हुए हैं। ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेजॉरिटी, मैं उन्हें इंतशारी लीडरशिप कहता हूँ, वो बिल्कुल हालात को पुरसुकून या पुरअमन होने ही नहीं देना चाहते हैं ठीक है, कि जिसके जरिए को इमरान खान को फायदा हो। बिल्कुल सही। अच्छा सर, दो तिहाई अक्सरियत तो आप लोगों को मिल गई और तहरीक इंसाफ तो अब बरमला कहती है कि जनाब इस अक्सरियत के साथ तमाम हाई कोर्ट में मर्जी के चीफ जस्टिस आ गए, मरकज़ पंजाब में पार्लियामान में आपका कंट्रोल भरपूर तरीके से हो चुका है। तो आने वाले दिनों में शायद हम कुछ ऐसी कानून साजियाँ एक्सपेक्ट करें जो सिर्फ हुकूमती बेनिफिशियल अकाउंट में ही जाती हों, क्योंकि अफवाहें तो बहुत हैं। देखिए ये सारी अफवाहें ही हैं, इसमें किसी तरह की कोई हकीकत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कानून साजी की बात और 27वीं तरमीम की बात, ये मीडिया की इख्तरा आप इसको कह सकते हैं। कुछ एंकर्स ने इस पर बात शुरू की और उसके बाद इस पर एक डिबेट शुरू हो गई है। कुछ वीलॉगर्स ने इस पर बात की और उसके बाद इसके ऊपर एक बहस शुरू हो गई है। वरना गवर्नमेंट बेंचेस में, हमारे इत्तेहादियों में, कैबिनेट मेंबरान में 27वीं तरमीम के हवाले से इस वक्त तक कोई ना तो कोई डॉक्यूमेंट जो है वो ज़ेरे बहस है, ना कोई तजवीज़ है और ना अभी इस वक्त कोई ऐसी ज़रूरत है कि जिसके लिए कोई 27वीं तरमीम की जाए। बिल्कुल सही। और क्या आप लोग गौर कर रहे हैं, गंडापुर साहब के बयानात का आपने भी जिक्र किया, काफ़ी सख्त थे, कुछ एक तरह के थ्रेट भी थे, काफ़ी अदहाम है कि शायद हुकूमत केपी असम्बली में तब्दीली चाहती है, अदम एतमाद लेकर आएगी या नहीं आएगी, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। सो एक्चुअली आप सोच क्या रहे हैं? देखिए हमारे रैंक्स एंड फाइल्स में केपी गवर्नमेंट की तब्दीली की कोई बात इस वक्त नहीं है और कोई कार्ड्स जो है वो टेबल पे नहीं है। हमारा केपी गवर्नमेंट को बहैसियत पाकिस्तान का एक बहुत प्यारा सूबा और बहुत प्यारे अवाम और फाटा के अवाम समेत उनकी खैरखाई, उनकी जान माल की सलामती, ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और जो उस खत्े में दहशत गर्दी हो रही है, बम फट रहे हैं और उसमें सिक्योरिटी इदारों के जवान और अफसरान, उसके साथ सिविलियन लोगों की शहादतें हो रही हैं,
उस पर काबू पाना ये हमारी जिम्मेदारी है। केपी गवर्नमेंट से हमने ये गुजारिश पहले भी की है और दोबारा भी कर रहे हैं कि इस सिलसिले में आपका ताउन जो है वो दरकार होता है। अगर आप नहीं भी ताउन करेंगे तो हम ये मिशन जारी रखेंगे और केपी को दहशतगर्दी से पाक करेंगे। और इस हवाले से अगर उन्होंने रजिस्ट किया और अगर उन्होंने आप ये कहें कि दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उस पर भी उन्हें कोई एतराज़ हुआ तो फिर बैठेंगे, सोचेंगे इसका क्या हल निकालना है। क्योंकि केपी हमारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बलूचिस्तान है, जितना पंजाब है, जितना सिंध है। और ये बात ज़हन में रहे कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई इंटेलिजेंस के और हमारे जो अस्करी इदारे हैं, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, वो उन्हीं इलाकों में करते हैं जहां दहशतगर्द दहशतगर्दी करते हैं। हमारे सिक्योरिटी के इदारे अपनी मर्जी से कोई ऑपरेशन का या कार्रवाई का एरिया सिलेक्ट नहीं करते। ठीक है। ये एरिया की जो सिलेक्शन होती है दहशतगर्दी की, बलोचिस्तान में वो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो और फौजदार के APS के बच्चे हों, ये जगह उन्होंने सिलेक्ट की हैं और वहां पे ज़ाहिर सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन करना पड़ा है। आज जो आपको बाजौड़ में नजर आता है कि वहां पे एक असिस्टेंट कमिश्नर की शहादत होती है और उसके साथ और भी कीमती इंसानी जानों का नुकसान होता है, क्या ये सिक्योरिटी फोर्सेस की सिलेक्शन है कि वहां कार्रवाई करें? जब दहशतगर्दी हुई है तो कार्रवाई होगी। तो सूबाई हुकूमत से भी हमारी गुजारिश ये है कि इस दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए आप हमारी सपोर्ट करें। बाकी आपको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए होगी, कता नजर इस बात के कि वहाँ पे PTI की गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह ताला आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी। ये मैं आपको गवर्नमेंट एंड से बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा सर, चौधरी निसार के पास वज़ीर आज़म गए, ये तो हम जानते हैं कि वो उनके पुराने दोस्त हैं, लेकिन राजा कमरुल इस्लाम कहते हैं कि जो बातें हो रही हैं कि शायद उनकी पार्टी में वापसी हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है। चौधरी निसार साहब का जो पार्टी के साथ वाबस्तगी रही है, हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ उनका जो ताल्लुक रहा है, वो रिकॉर्ड पे है, सारी दुनिया उसे जानती है। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अभी जो मुलाकात हुई है इसमें किस हद तक उनकी वापसी की बात हुई है। असल एजेंडा तो ये था कि उनकी इयादत करने गए थे प्राइम मिनिस्टर साहब। बाकी उनकी वापसी का फैसला जो है हमारी सीनियर क़यादत ने करना है, वो उनके हाथ में है। उसमें मैं समझता हूँ कि अभी जो तबसरा है हमारा ना बनता है, और अगर करेंगे तो वो कबल वक्त होगा और अंदाजों और क्या सराइयों पे मबनी होगा, और कम अज़ कम इस तरह के तबसरे करने से मैं अक्सर गुरेज करता हूँ। सर, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन एक और सवाल अगर मैं आपके सामने यही रखूं, आप ही की पार्टी की जो बहुत सीनियर लीडरशिप है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं और हनीफ अब्बासी साहब हैं, उन पे हाइब्रिड निज़ाम को लेकर भी लफ्जी जंग बारी जा रही है। एक कहता है हाइब्रिड निज़ाम है, दूसरा कहता है ऐसा नहीं है। सो आपके ख्याल में कौन सा निज़ाम है? देखिए, मैं वाज़ेह कर देता हूँ, मेरा ख्याल है उसके बाद आपको ये सवाल दोबारा पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। देखिए, अगर हाइब्रिड निज़ाम से आपकी मुराद ये है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, अगर ये है आपकी मुराद, तो फिर दुनिया की तमाम सुपर पावर्स वो तमाम हाइब्रिड सिस्टम पे चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि सुपर पावर्स में जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है, जर्मनी है, चाइना है, फ्रांस है, इनकी तमाम गवर्नमेंट्स को उनकी एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कोई मुल्क भी सुपर पावर बन ही नहीं सकता। तो अगर ये हाइब्रिड है जो हमारे मुल्क में कह रहे हैं जनाब की एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है तो हमारी गवर्नमेंट हाइब्रिड है, तो फिर इन तमाम ममालिक और दुनिया के पेशतर और भी ममालिक, कामयाब तरीन मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो सारे फिर हाइब्रिड है। ये सारी हमें कहानियाँ हैं। बात सिर्फ ये है कि एस्टेब्लिशमेंट स्टेट की मुहाफिज होती है, स्टेट के इदारों की मुहाफिज होती है, और किसी भी मुल्क की जो मौजूदा गवर्नमेंट होती है वो उस मुल्क की रियासत होती है। तो रियासत की मामलात आगे बढ़ाना, उन्हें सपोर्ट देना, ये एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। और जब ये बॉन्ड अच्छा रहा है, मुल्क ने तरक्की की है, मुल्क आगे बढ़ा है, और जब गवर्नमेंट में और एस्टेब्लिशमेंट में तनाव रहा या टेंशन रही या लड़ाई रही, उसका अंजाम आप देखते रहे कि क्या होता रहा है। तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हाइब्रिड है या नॉन हाइब्रिड है। मुल्क को आगे बढ़ना है, और अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी तौर पे जो उड़ान भर चुका है, और पूरी दुनिया आपको जिस नज़र से देख रही है, इस्लामी दुनिया जिस नज़र से आपको देख रहे हैं, वो तो अल्लाह ताला का आप पे ऐसा करम और फजल है। आपकी असली लीडरशिप, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, जिस तरह ये मुल्क को इंटरनली भी स्टेबलाइज कर रहे हैं, एक्सटर्नली आपकी नुमाइंदगी हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तमाम इंडिकेटर्स तरक्की के हैं, आगे बेहतरी के हैं। इसमें तो आपको सपोर्ट करना है, ना कि जो है गवर्नमेंट की या एस्टेब्लिशमेंट की टांगें खींचने की कोशिश करनी है।
तो सर यही बात हनीफ अब्बासी साहब को समझा दें या ख्वाजा आसिफ साहब को समझा दें, तो ये सवाल पूछने की नहीं, नौबत ही ना आती। मैंने तो पूरी आपको मुकम्मल तशरीह कर दी है, बल्कि एज ए डॉक्टर कहूंगा कि हाइब्रिड सिस्टम का पोस्टमार्टम करके आपके सामने रख दिया है। इसके बाद तो कुछ शक रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब वफाकी वजीर मेरे साथ मौजूद थे। तो जनाब ये सिस्टम कौन सा है वो मायने नहीं रखता, सिस्टम चलते रहना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब मेरे साथ मौजूद होंगे माहिर कानून है और साबिक अटॉर्नी जनरल है अशतर आसाफ साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हमारे सामने आया, जहां पर उनको नशिस्तें दी गई जिन पर मॉरली और एथिकली उनका हक नहीं बनता था, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मॉरल और एथिक्स की बात जो है वो तो उस वक्त आएगी ना जब लॉ उनके साथ ना हो, जब लीगली पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद की सीटें नहीं उनको मिल सकी, क्योंकि उन्होंने उनकी अपनी गलतियों से, ऐसा नहीं है कि द अदर साइड वाज मोर क्लेवर या द अदर साइड थ्रू देम आउट। ये इनकी अपनी की हुई बातें हैं जो इनको भुगतनी पड़ रही हैं। बहुत सारी इनकी मिस्टेक्स ऐसी हैं विच आर फेटल, और उसकी वजह से वो उनको सीटें नहीं मिली, और क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अब जहाँ तक ये पार्लियामेंट की बात है, मेरे नज़दीक तो ये था कि ये सीटें अगर पुर ना भी होती और कानून बना दिया जाता उसके ऊपर और उसके बाद ये काम होता, तो शायद उसके ऊपर आप ये भी ना कह सकती कि ये मॉरल या एथिकल बात नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो है कानून के मुताबिक जो है वो कवर हो गई होती। अब वैक्यूम तो नहीं रह सकता। वैक्यूम को कवर करने के लिए फिर वो सीटें जो हैं जो कि रह गई, वो फिर उन लोगों को मिल गई जिनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल सही। और सर आइन इस हवाले से क्या कहता है कि जब आप आज़ाद उम्मीदवारों को किसी जमात में शामिल होने का हक नहीं देते तो फिर मखसूस नशस्तों में शुमार ना करना क्या आइनी तौर पर उनके हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं, आइनी तौर पे बिल्कुल खिलाफ वर्जी नहीं है। आइन का मंशा क्या है? आइन का मंशा है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस जो है उसकी कैप है, उस कैप को आपने किस तरीके से फिल करना है। जो नेशनल असेंबली की सीटें हैं जो कि डायरेक्ट इलेक्शन से होती हैं, और कुछ सीटें ऐसी हैं जो कि नॉमिनेशन से होती हैं। और वो नॉमिनेशन कौन करता है? कोई इंडिविजुअल तो नहीं कर सकता ना। वो नॉमिनेशन करेगी वो पार्टी जिसने नंबर 1 लिस्ट दी हुई है, नंबर 2 जो एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स लेके आती है, और जब वो सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसके तनासब के साथ उनको वो सीटें अलॉट होती हैं। दिस इज हाउ इट इज। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। इसके अंदर इंडिविजुअल्स जो हैं उनको एक टाइम दिया जाता है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए और उसका डिक्लेरेशन दीजिए, और फिर उस पॉलिटिकल पार्टी की आदत जो है वो बढ़ जाएंगे। आदात की बात है ना, वो नंबर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन आइन ये नहीं कहता कि आप इंडिपेंडेंटली इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये भी नहीं कहता कि आप इंडिपेंडेंटली वहाँ पे असेंबली में शिरकत नहीं कर सकते। ये जरूर कहता है कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो इंडिविजुअल्स को या इंडिपेंडेंट्स को नहीं मिल सकती, वो मिलेंगी पॉलिटिकल पार्टीज को। बिल्कुल सही। और सर पहले से सुनाए गए फैसले में हमने देखा कि तब तो इलेक्शन कमीशन ने कोई बहुत उजलत का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन अब तो वो इतनी तेज़ी में है कि मुख्तलिफ असम्बलीज़ के सेक्रेटरीज़ को ख़त लिखा जा रहा है जनाब कि आप इन अरकान से हल्फ लें। आपको नहीं लगता इट्स समथिंग अ डुअल बिहेवियर कि जो 13 रुकनी बेंच ने फैसला दिया उसके ऊपर तो हीलो हुज्जत होती रही, लेकिन कम बेंच के फैसले पर फुर्तियाँ दिखाई जा रही हैं? देखिए, ये होता ये है हमारे मुल्क में, अगर आप तसाहल से काम लें तो वो आप मुर्तकिब हुए तसाहल के और आपके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। अगर आप तेजी से काम करें तो भी आपके ऊपर एतराज होता है। एतराज तो होता ही होता है,
ये हमारे मुल्क का एक शेवा बन गया हुआ है। क्या ही अच्छा हो कि हम इन मामलात को उस तनाज़ुर में देखें जिस तनाज़ुर में ये चल रहे हैं और चलने चाहिए, और कैसे चलने चाहिए। बिल्कुल पार्लियामेंट सही। का पूरा निज़ाम जो है वो उस वक्त सही तरीके से चल सकेगा जब उसमें सीटें पूरी हों, चाहे वो सूबाई असेंबली है, चाहे वो नेशनल असेंबली है। अब जब ये हो जाएगा तो फिर आप लेजिस्लेशन में जो कलेक्टिव विजडम है उसका कोलिजियम बढ़ जाता है, और यही मंशा है आइन का, यही मंशा है कानून का। और 9 मई के केसेस में पीटीआई के मुताबिक लोगों पर जो तलवारें लटक रही हैं, और प्लस जो डेडलाइन है कि जनाब 4 माह के अंदर इसको किसी भी तरह सॉल्व करना है, आपको लगता है इज इट जस्टिफाइड टू गिव द डेडलाइन इन सच अ सेंसिटिव केस? All sensitive cases should have caps. They should not be, उनका जरूरी है कि उनको जल्दी निपटाया जाए ताकि गुमगो की जो एक कैफियत होती है वो खत्म हो। अगर किसी को सजा मिलनी है तो वो सजा मिले, और अगर उसको रिहा करना है तो उसको रिहाई मिले। ये जो जेल में रखना पेंडिंग दी ट्रायल, मेरे नजदीक ये कोई अच्छी बात नहीं है। इट इज लाइक पनिशिंग समबडी बिफोर ए सेंटेंस इज गिवन। तो सेंटेंस यानी सजा की ऐलान से पहले सजा देना मेरे नजदीक गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और सर, एक तासुर जो बड़ा स्ट्रांगली उभरा है इस फैसले के बाद कि जब भी ताकतवरों को सहारा दिया जाता है तो कंधा अदालतों का होता है, और पर्टिकुलरली इस बार भी वही हुआ है। जिस तरह ताकतवरों के हाथ मजबूत किए जा रहे हैं, आपको लगता है कि हमारी अदलिया के साथ एक परसेप्शन जुड़ता ही जा रहा है सालों साल से, और अब तो बिल्कुल उनकी फाउंडेशन के साथ जुड़ गया है? नहीं, देखिए, अगेन बात तासुरात की है, और तासुरात जो है वो हम बनाते हैं अपने तासुबात के ऊपर। तासुरात तासुब के साथ हों तो फिर वो तासुरात नहीं रहते, वो एक ऐसी टिंज भी ले लेते हैं, ऐसा कलर ले लेते हैं जिससे उसकी हैत बदल जाती है। मेरे नजदीक हमारा मुल्क जो है वो एक ऐसी कैफियत से आज से नहीं बरसा बरस से गुजर रहा है जहां पे हमारी सरहदें हिंदुस्तान के साथ है, विच इज ए हॉस्टाइल कंट्री, अफगानिस्तान के साथ है जिसके साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं रहे, ईरान के साथ है जिसके साथ हमारे सर्द महरी के से ताल्लुकात हैं। ये तो अब आके जब हमने उनके साथ उनका साथ दिया है तो उसमें थोड़ी सी वार्मथ आई है। तो ये जब हालात हों, और जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी को क्रश किया जा रहा था फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान, तो वी आर लिविंग इन व्हाट आई वुड कॉल इंटरेस्टिंग टाइम्स which are transforming into trying times। यानी हम सख्त हालात में से गुजर रहे हैं। अल्लाह करे कि हम इससे बाहर निकल सकें और हम अपने मुल्क की सही तरीके से खिदमत कर सकें। बिल्कुल सही। सर, एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि क्या वोट का हक बुनियादी इंसानी हकूक़ में शामिल है, और अगर इसके साथ मुंसलिक हक किसी भी जमात में शमूलियत और वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए भी शुमार होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे हकूक़ नज़रअंदाज कैसे कर दिए? सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की थी पहले, वो तशरीह मेरे नजदीक गलत थी। सबसे बड़ी गलती जो थी ना, वो थी उस जमात को आपने पजीराई की, उस जमात को आपने ये सीटें दे दी जिसने दरखास्त भी नहीं दी थी। दूसरा, आपने एक कानून को कलअदम करार दे दिया। जब शॉर्ट ऑर्डर आप पढ़ेंगे तो उसमें उसका कोई जिक्र नहीं उसको कलअदम करार देने का। तो दीज आर बेसिक फ्लॉज इन दैट जजमेंट। आई विश दीज फ्लॉज वर नॉट देयर। और ये कबाहत पता कब आती है? जब आप जजमेंट दे देते हैं शॉर्ट, और बाद में आप उसके अंदर वजूहात देना शुरू करते हैं कि आपने फैसला क्यों दिया। मेरे नजदीक अजहद जरूरी है कि फैसला पूरा लिखा जाए, उसके ऊपर हर तरह से उसको किया जाए, और उसके बाद वो उसका ऐलान किया जाए।
ये कबाहतें फिर कभी नहीं होंगी, नंबर 1। नंबर 2, जो अब फैसला आया है वो फैसला जो है उसने पहले वाले फैसले को करेक्ट किया है। ये एक करेक्टिव रिव्यू था जिसमें वो सब चीजें जो कि आईन से मावरा थी, बल्कि मैं समझूंगा कि वो इस चीज के मुतरादिफ थी कि जिस तरह आईन को दोबारा लिखा गया है। बिल्कुल ठीक। तो आईन का तकाजा तो ये है कि आप सबको सुने और फिर पूरी जजमेंट लिखें और उसको शेयर करें एक दूसरे के साथ। जिसको इख्तिलाफ है वो इख्तिलाफ करे और उसके बाद उसका फैसला करें। ये है मंशा सुप्रीम कोर्ट की बनाने का, सुप्रीम कोर्ट की हैत का, सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग का। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अशतर असाफ साहब आपके वक्त का। और अब देखते हैं मुहर्रम के बाद किस किस्म की तहरीक पीटीआई चलाती है और वाकई इस तहरीक में कामयाब हो पाती है या नहीं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।